ये जो आप स्क्रीन पे चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है आईपीएस शिवांगी गोयल। इनको आपने जाने अनजाने में कभी ना कभी डेफिनेटली देखा होगा। इनको भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको सभी के सामने पब्लिकली अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी। इनको न्यूज़पेपर के अंदर अपोलॉजी लेटर प्रिंट करवाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्या घटना होगी कि इनको सभी के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। वैसे तो ये अपने अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं। आपने इनकी इस फोटो को देखा होगा जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट में भी कार्यरत है एज आईपीएस की पोस्ट पे, जहाँ पे ये लोगों की मदद करती हुई दिखती हैं। ये किसी समय पे लोगों के लिए एज ए हीरो की तरह काम करती थी, एज ए रोल मॉडल की तरह काम करती थी, और आज सभी लोगों के लिए ये विलन की तरह काम कर रही हैं। समझते हैं ऐसा क्या हुआ। थोड़ा बहुत शिवांगी गोयल के बारे में जानते हैं। ये 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और इनकी जो रैंक थी वो थी रैंक 177 यानी कि 177। इनके एक्स हस्बैंड का नाम है साहिब बंसल, जिनके साथ में इनका डाइवोर्स हो चुका है। हुआ क्या कि इनकी 2015 में शादी होती है, 2016 में एक बच्चे को जन्म देती हैं और फिर 2018 में इनकी और इनके पति के बीच में बनना बंद हो जाती हैं और ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर इनके पिताजी बोलते हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और ये यूपीएससी की तैयारी करती हैं और फिर ये 2021 में आईपीएस की पोस्ट पे लग जाती हैं। जिस समय आईपीएस बनती हैं तो सभी लोगों के लिए काफ़ी लोगों ने इनको इनके इंटरव्यू को भी लिया और काफ़ी लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि शादी के बाद में डाइवोर्स के बाद में ये आईपीएस की पोस्ट पे जाना एक बहुत लंबी जर्नी होती है। लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। इन्होंने अपनी एक्स हस्बैंड की फैमिली पे मल्टीपल केस फाइल कर दिए, जिस पे इन्होंने सेक्शन 498 का मिसयूज़ किया भरपूर मात्रा में। सेक्शन 498 क्या होता है उसको अपन आगे देखेंगे। ओवरऑल ये डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए लाया गया एक एक्ट था, जिनका इन्होंने भरपूर मात्रा में मिसयूज़ किया। इवन इन्होंने सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 376 यानी कि रेप, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जितना हो सके भरपूर मात्रा में इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने अपनी इन्हीं हरकतों के कारण इनके जो हस्बैंड है इनको करीब जेल के अंदर 109 दिन बिताने पड़े, कहने का मतलब करीब 4 महीने के आसपास। और उनके पिताजी को, मतलब इनके हस्बैंड के जो पिताजी हैं, इनके एक्स ससुर, कहने का मतलब उनको करीब 103 दिन जेल में बिताने पड़े। ये एक लंबा टाइम होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि लोग किस हिसाब से अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। जब आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए दिखते हैं। वो कानून को अपनी बपौती समझते हैं, जब दिखता है उस कानून को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के नज़र में जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है, वैसे ये केस काफ़ी लंबा चला, ठीक है, मतलब पहले लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद में हायर कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई साहब यहाँ पे तो आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस साहिबा भरपूर मात्रा में कानून का मिसयूज़ कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा तो इनको एज ए पनिशमेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको पब्लिकली सभी के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात, मतलब कहने का मतलब एक आईपीएस ऑफिसर के लिए कितने, मतलब बहुत बड़ी सजा के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि आपको पब्लिकली, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोले कि आप ऐसा नहीं कि बोल दोगे कि हाँ भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपको माफ़ी मांगनी है तो आपको न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी नेशनल न्यूज़पेपर में। साथ में इनके हस्बैंड के ऊपर जो भी क्रिमिनल केस लगे हुए थे, सिविल केस लगे हुए थे, उन सभी को हटाया गया। साथ में वो आगे पावर का मिसयूज़ ना करें, उसके ऊपर भी उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई। अब आपको समझना होगा कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ये जो केस बना, ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है अभी, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यहाँ पर इंडिया में जो लॉ सेफ्टी के लिए बनाए गए, उन्हीं लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। कोई भी एक्ट आप उठा के देख लीजिए जहाँ पे सेफ्टी के लिए किसी भी कानून को बनाया गया, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। जहाँ पे अगर आप देखेंगे कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ST SC एट्रोसिटी एक्ट, उसको काफ़ी भरपूर मात्रा में यूज हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फिर चाहे देखेंगे तो सेक्शन 498A के सेक्शन 498A, इसको भी काफ़ी भरपूर मात्रा में मिसयूज़ किया गया। अगर अपन देखेंगे तो इसको करीब 1983 में लाया गया था, जहाँ पे महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोरी हरासमेंट से बचने के लिए लाया गया था। आपने आज से बहुत साल पहले देखा होगा, यानी कि आपने पुरानी मूवीज़ में भी इस चीज़ को देखा होगा कि क्या होता था कि एक औरत है, घर की बहू है, वो किचन में काम कर रही है और सडनली वो किचन के अंदर आग लग जाती है और वो आग में झुलस के मर जाती हैं। ऐसा केस पहले बहुत देखने को मिलते थे, आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा होता क्या था, पहले क्या होता था कि जो घर की बहू होती थी उसके ऊपर वो डोरी के लिए, दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। दहेज नहीं मिलता था तो उसको मार दिया जाता था। ऐसे केस भरपूर मात्रा में इंडिया में देखने को मिल रहे थे। तो इस केस से बचने के लिए हमारे देश में ऐसी वुमेंस के साथ में ऐसा हरासमेंट नहीं हो, इसके लिए ऐसे एक्ट लाए गए थे ताकि उनको सेफ्टी मिल सके। लेकिन बाद में हमारे देश की महान महिलाओं ने, जो महिलाएं कानून को अपने अनुसार यूज़ करती हैं,
जो कानून उनकी सेफ्टी के लिए लाया गया उसको उन्होंने भरपूर मात्रा में यूज़ करना शुरू किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, 2022 के डाटा है, हमारे देश में जितने भी केस फाइल हुए सेक्शन 498A के तहत, उसमें से करीब 15% केस ही ऐसे होते हैं जो लास्ट तक टिक पाते हैं और जो लास्ट तक साबित हो पाते हैं, जिसमें कन्विक्शन रेट, कहने का मतलब अगर किसी के ऊपर केस फाइल हुआ है तो वो कितने दोष उसके ऊपर साबित हो पाए हैं, वो सिर्फ 15% है। यानी कि 100 में से करीब करीब मान के चलिए 85 के आसपास केस तो फेल ही होते हैं, फेक ही होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर का मिसयूज हो रहा है। अराउंड 80% के आसपास केस फेक आ रहे हैं हमारे देश पे। आपने अभी रिसेंटली अतुल सुभाष का केस देखा होगा। अतुल सुभाष जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाकर, एक लंबे वीडियो के अंदर उन्होंने पूरी बात बताई कि किस हिसाब से उनके साथ में हरासमेंट हुआ और वो अपने वाइफ की इन हरकतों के कारण परेशान होकर आज वो सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही हैं। वैसे अपन अलग अलग स्तर पर बात कर सकते हैं कि क्या वास्तविकता में मर्दों के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपन डाटा के ऊपर बात करेंगे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर यहाँ पर अपन बात करेंगे क्या पावर का मिसयूज हो रहा है। सही मायने में देखें तो मिसयूज हो रहा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन को देखना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर बात बोली थी कि सच में ऐसा हो रहा है। इसी कारण उन्होंने इस बात को बोला था कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब कई बार क्या होती है कि आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, अगर अपने आसपास में भी अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आता है कि महिलाएं क्या करती है कि डायरेक्ट जब उनको लगता है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वो सीधा सेक्शन 498 का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 का, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आदमी को डायरेक्ट जेल में भिजवा देती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डोरी, दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि मानो किसी घर में जो उसका पति है, उसका देवर है, सास ससुर है, 4 लोग रह रहे हैं। मानो उसका देवर घर पर रहता भी नहीं है, उसका देवर बहुत दूर रहता है घर से, उसके ऊपर भी उसने केस लगा दिया कि ये भी मुझे मारता है, और उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर देती थी पुलिस, क्योंकि इस सेक्शन में ऐसे लिखा गया था कि डायरेक्ट अरेस्ट होगा। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति घर पे नहीं है वो तो किस सूरत में आपके ऊपर आपको हरास कर सकता है, किस सूरत में आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, ये पहले नज़र में देख के समझ में आता है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी चीज़ें देखी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले बोला कि आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करोगे, सबसे पहले आप उसके ऊपर इंक्वायरी करोगे, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कि सारी चीज़ें सही हैं, तभी जाके आप उसको अरेस्ट करोगे। साथ में आप 2 महीने का कूलिंग पीरियड दोगे। वैसे काफ़ी लोग हमारे देश में ऐसे बोलते हैं कि लाइक कुछ केस हो जाता है तो सडनली अरेस्ट नहीं होता है। ये मतलब कभी कभी लगता है कि ये गलत भी होता है, वो दिखता है। मैंने अपने पास में ऐसी घटना देखी है जहाँ पे एक महिला को मार दिया गया था उसके ससुराल वालों के द्वारा, एंड फिर भी जो उनके अरेस्ट हुआ वो काफ़ी लेट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है कि मिसयूज ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जब एक लॉजिकल केस आता है, जहाँ पे एक रियल केस आता है, तभी उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये सारा क्या धरा किसका है? औरतों का ही क्या धरा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम हाईकोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड रखना होगा। जब कोई केस फाइल होता है तो आप 2 महीने का टाइम दो, ताकि वो आपस में सुलह करके अगर शांत हो जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज फिर वो वही कहना का मतलब ये है कि अगर वो बीच में मध्यस्थता करके अगर कोई सॉल्यूशन आ जाता है तो वो बेस्ट है। फालतू में कोर्ट कचहरी में जाएंगे, चीज़ें लंबी जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, चीज़ें बिगड़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं, और साथ में उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी को बिठाने की भी बात बोली थी। मेनली तो ये थी कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से बोला कि इस चीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर अपन इंडिया में बात करेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये यहाँ पे वर्डिक्ट दिया, ये कहना कि एक बैलेंस अप्रोच को बताता है कि लॉ को यूज भी करना है और लॉ को मिसयूज होने से बचाना भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा लॉ ही खराब है, क्योंकि इस लॉ को लाने के पीछे जो इंटेंशन था वो बहुत सही था। और आज भी इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे औरतों के साथ में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ में मारपीट होती है, तो हो तो रही है, वो चीज़ देखने को मिलती है। एनसीआरबी की डाटा उसके ऊपर भी बात बोलता है कि इंडिया में अगर अपन मेल वर्सेज फीमेल की बात करेंगे तो औरतों के साथ में आज भी जो हरासमेंट होता है, हिंसा होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अपन को भी एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा। यूपीएससी के साथ में इसका क्या रिलेवेंस है? अपन को एक एथिकल 2-3 पॉइंट पे अपन को समझना होगा। सबसे पहले GS2 के हिसाब से, पॉलिटी और गवर्नेंस के हिसाब से, कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। सेक्शन 498A के बारे में आपको बताया कि ये एक्ट क्या है। आपको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा कि लॉ को कैसे मिसयूज किया जा रहा है और लॉ को मिसयूज होने से कैसे बचाना है। साथ में आपको ऐसे के ऊपर अगर बात हो सकती है कि जस्टिस के ऊपर अगर आपको ऐसे लिखना है तो इस केस स्टडी को आप वहाँ पे शामिल कर सकते हो आपके ऐसे को बेहतरीन बनाने में। तो चीज़ें अगर आप सही से समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी बात, आप इस वीडियो से क्या सीखे मुझे नहीं पता, पर समझ में तो आया होगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है। साथ में यहाँ पे एक एथिकल डायमेंशन भी बनता है कि यूपीएससी से सेलेक्ट होने वाली एक कैंडिडेट जो एथिक्स का पेपर लिखती हैं, जो सोसाइटी पढ़ती हैं, GS फर्स्ट पढ़ती है, हिस्ट्री पढ़ती है, ज्योग्राफी पढ़ती है, एथिक्स, ऐसे सब कुछ पढ़ती है,
जहाँ पे वो सोसाइटी के अलग अलग पहलू को समझती है, वुमेंस के डायमेंशन को समझती है। जीएस फर्स्ट में, एथिक्स में आप महिलाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उन सब के बावजूद भी आप लोगों को मिसयूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सवाल खड़ा करता है, क्या वास्तविकता में आप किताबें पढ़कर मैच्योर हो रहे हैं या फिर आप सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं? ये सवाल खड़े करती है। चीज़ें बहुत सारी है, बात बहुत सारे मुद्दों पे की जा सकती है। बाकी बात यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो भी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे और आपको बहुत सारे डाउट आते होंगे कि मैं अपने डाउट किसके साथ में सॉल्व करूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है यूपीएससी शून्य से शुरुआत। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप 750 रुपये पे करके एनसीईआरटी की क्लासेज ले सकते हैं। साथ में आपको डेली मेंटरशिप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप, डेली टारगेट, एनसीईआरटी क्लासेज, एनसीईआरटी नोट्स और चैट जीपीटी का कोर्स, ये सब कुछ आपको इसके साथ में देखने को मिल जाएगा। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगा। तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बढ़िया लग रही है, आपको इस टाइप के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।